हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है। इसे माना जाता है। तो क्या माना जाता है इसे? अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या परंपरागत व्यवहार। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, अनुष्ठान। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुष्ठान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। तो आवश्यक शर्त है हिंदू विवाह की, तो देखो इसमें ऑप्शन में है उपनयन, खित्वा, सप्तपदी या फिर कुल्लुक। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, सप्तपदी। ठीक है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है, तो वो क्या है? सप्तपदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है प्रतिलोम, अनुलोम या देवर विवाह या फिर साली विवाह। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम। क्या होगा? प्रतिलोम। जब कभी भी उच्च जाति या वर्ण की स्त्री का विवाह अपने से निम्न परिस्थिति की जाति या फिर वर्ण के पुरुष से किया जाए, तब ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाहों पर समाज में कठोर नियंत्रण लगाए गए हैं और धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानों को कोई भी जाति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वे कैसी कहलाती हैं? चांडाल और निषाद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिलोम विवाह कहते हैं, अब इसमें देखो ऑप्शन में है, ए में दिया है जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। बी है जब एक व्यक्ति वधु खरीदता है। सी है श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। और डी है श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है, तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? तो देखो, अंतर विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह। तो अभी हमने इसी पे बात की थी, तो वो क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिलोम विवाह। कैसा? प्रतिलोम विवाह। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें देखो ऑप्शन में प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुलोम विवाह। जब एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ होता है, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? कि हिंदू विवाह में जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है। तो देखो इसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देव विवाह। कैसा? ऑप्शन नंबर बी, देव विवाह कहा जाता है।
मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ के समय यज्ञ को समुचित रूप से कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित करके जब कन्यादान में दे दी जाती है तब इस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्ति कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? तो प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन में देखो ब्रह्म विवाह, देव या फिर गंधर्व या फिर आर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो होता है वो कैसा है? प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा जाता, यानी कि अच्छी कोटि का विवाह नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है। तो जो क्रय की गई कोई स्त्री हो उसके साथ विवाह जो करता है, जो करना होता है, तो वो क्या कहा जाता है? देव विवाह, आर्स विवाह या फिर असुर विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असुर विवाह। क्या है? असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? असुर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। अब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें देखो पैशाच विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। तो ऐसे विवाह क्या कहा जाएगा? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्स विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, देव विवाह। कैसा विवाह? देव विवाह। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन में है केवल 1, 4, 8, 10। तो हिंदू विवाह के प्रकार हैं तो वो कितने हैं? 8 प्रकार हैं। कितने हैं? 8 प्रकार हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्रवर का क्या तात्पर्य है? तो प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया या फिर समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो प्रवर का तात्पर्य, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। यह क्वेश्चन देखो 2009 में भी पूछा गया है, 10 में भी पूछा गया है और भी पूछा गया होगा इसमें, तो ये लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है। तो कैसा विवाह है? एक पवित्र संस्कार है, एक करारनामा है, एक औपचारिक व्यवस्था है या फिर एक सामाजिक पर्व है। तो हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है। कैसा है? एक पवित्र संस्कार है। क्या है? एक पवित्र संस्कार है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हिंदू विवाह की प्रकृति है। तो कैसी प्रकृति है हिंदू विवाह की? संविदात्मक है, धार्मिक है, नैतिक है या फिर सामाजिक है। तो हिंदू विवाह की प्रकृति है कैसी? धार्मिक प्रकृति है। कैसी है? धार्मिक प्रकृति है। और अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम विवाह की कैसी प्रकृति है तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संविदात्मक या फिर एक करारनामा वाला जो होता है, समझौते वाला जो होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? धार्मिक है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विवाह है। विवाह है क्या है? विवाह एक संस्था है, एक धार्मिक कर्मकांड है, एक संस्था तथा धार्मिक कर्मकांड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि विवाह है तो क्या है? एक संस्था है। विवाह क्या है? एक संस्था है,
तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन में है विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना, बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना, या फिर डी अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना। क्या है? अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना, ये विवाह विच्छेद का कारण है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? तो ऑप्शन में है अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह, या फिर उच्च जाति में विवाह। तो अंतः विवाह का उदाहरण कौन सा होगा? अपनी ही जाति में विवाह, यानी ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, अपनी ही जाति में विवाह। विवाह का ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह, जाति, धर्म, प्रजाति, जनजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अंतः विवाह या अंतः विवाह यानी एंडोगेमी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंडोगेमी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। ऑप्शन में है अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, या फिर बहिर्विवाह, या फिर बहुविवाह। तो विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं, क्या कहेंगे? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह यानी ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, यानी इंटरकास्ट मैरिज। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। सभी जीव शास्त्री इस मत से सहमत हैं कि अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा अधिक उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना रहती है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतरजातीय विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं, क्या कहा जाता है? अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, या फिर बहिर्विवाह, या फिर बहुविवाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जातीय अंतर्विवाह। क्या है? जातीय अंतर्विवाह यानी कि जाति के अंदर ही आपको विवाह करना है, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना है, यानी कास्ट इंटोगेमी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन में है औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, या फिर नैतिक विकास के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो औद्योगिक विकास के कारण। किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक विकास के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, तो इसमें तो राइट आंसर होगा इसमें कौन सा होगा? बहुपति विवाह, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुपति विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन में है 1955, 1956, 1961, या फिर 1973।
तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1955। क्या है? 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक यानी कि डाइवोर्स तथा न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित या परिवर्तित किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखो, ऑप्शन देखो पहले, बहिर्विवाह संबंधी नियम, अनुलोम संबंधी नियम या अंतर विवाह संबंधी नियम या फिर एक विवाह संबंधी नियम। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतर विवाह संबंधी नियम। क्या प्रभावित है इसमें? अंतर विवाह संबंधी नियम को इसमें परिवर्तित किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है इसमें, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। तो कारण क्या बताया इसमें? कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? उसमें से ए ऑप्शन, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर से ए की सही व्याख्या होती है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक कैसा कहा गया है? संविदा समझा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विवाह कहा जाता है। ठीक है, उसे आजकल क्या ज्यादा माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट विवाह समझा जाता है। कारण क्या बताया? कि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही बात सही है और व्याख्या भी सही है इसकी। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण क्या बताया इसमें? संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। तो देखो इसमें यानी ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं संयुक्त परिवार, और कारण बता रहे हैं कि इसमें व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। तो इसमें देखो, यानी कि ए और आर सही तो हैं, दोनों बातें सही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कि दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? तो ऑप्शन में है IP देसाई, GS खुरिये, PH प्रभु, KM कपाड़िया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि KM कपाड़िया। कौन है? KM कपाड़िया। हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है, तो वो किसने की है? KM कपाड़िया जी ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग समझिए इसका क्या राइट आंसर होगा? AS अल्टेकर या फिर PH प्रभु या फिर KM कपाड़िया या MN श्रीनिवास। तो राइट आंसर क्या होगा? KM कपाड़िया। कौन है? KM कपाड़िया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? अब हमें सही क्रम बताना है इसमें। तो ऑप्शन में देखो, प्रजा, रति एवं धर्म, या फिर प्रजा, धर्म एवं रति। सी है धर्म, प्रजा एवं रति, या फिर डी है धर्म, रति एवं प्रजा। तो राइट आंसर क्या होगा? धर्म, पहले धर्म आएगा, फिर प्रजा आएगी, फिर उसके बाद रति आएगी। ठीक है, थर्ड नंबर पर रति आएगी। तो धर्म, प्रजा, रति। सी ऑप्शन इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? तो गोत्र को,
सपिंड को, प्रजाति को या प्रतिष्ठा को? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? तो वो माना जा सकता है गोत्र को। किसे? गोत्र को। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। हिंदू सनातन धर्म में पिता के गोत्र में उत्पन्न सभी सजातीय लोग कैसे? गोत्री भाई एवं बहन कहलाते हैं। इसलिए सगोत्र भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ऑप्शन में है उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, स्त्री धन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है वही राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्त्री धन किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं क्या कहलाता है? स्त्री धन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नांकित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह या फिर वर्ण बहिर्विवाह? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण बहिर्विवाह। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण बहिर्विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? देखो, नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? संयुक्त परिवार। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहा जाएगा? संयुक्त परिवार कहा जाएगा। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पीढ़ियों के सदस्यों का एक सामान्य निवास के साथ साथ कोई एक रसोई हो, जिसकी एक आर्थिक कार्य प्रणाली हो और जो परस्पर रक्त संबंधों से बंधे हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? तो ऑप्शन में देखो, जीएस खुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? के.एम. कपाड़िया। कपाड़िया जी ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। किसने? के.एम. कपाड़िया जी ने। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया? ऑप्शन में देखो, नवसारी में, महुआ में, समीरपेट में या फिर रामनगर में। तो के.एम. कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया? तो उन्होंने किया नवसारी में। कहाँ पे किया? नवसारी में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। के.एम. कपाड़िया ने 1955 में, ये नवसारी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के सूरत में नवसारी नगर में परिवार का अध्ययन किया और रूरल फैमिली पैटर्न स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप लेख में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नवसारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? तो ऑप्शन में है के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. साहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया, तो वो किया है आई.पी. देसाई जी ने। किसने किया है? आई.पी. देसाई जी ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया? तो क्वेश्चन हमने अभी
डिस्कस किया था वही है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आईपी देसाई। गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया, तो वो किसने किया है? आईपी देसाई जी ने किया है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, या फिर श्रम का सरल विभाजन, या फिर स्वतः विकास। तो राइट आंसर क्या होगा कि संयुक्त परिवार की जो विशेषता नहीं है तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्वतः विकास। कौन सी है? स्वतः विकास नहीं होगा। जबकि 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन, तो ये तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं सारी, लेकिन डी ऑप्शन में जो स्वतः विकास है वो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? तो ऑप्शन में है जीपी मडाक, इरावती कर्वे, एमएस कोरे, या फिर आईपी देसाई। तो ये जो कथन है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, तो ये जो कथन है वो किसका है? इरावती कर्वे जी का है। किसका है? इरावती कर्वे जी का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इरावती कर्वे ने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह होता है। हमेशा हलचल और अपेक्षा, हंसी और झगड़े, चर्चाएं और योजनाएं होती हैं। जीवन जटिल हो सकता है, कभी कभी कड़वाहट भरा भी होता है, लेकिन शायद ही कभी नीरस होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? तो किसने किया है? एलन रॉस, एमएस कोरे, आईपी देसाई, इरावती कर्वे। तो राइट आंसर होगा इसका, किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? तो राइट आंसर होगा इरावती कर्वे जी ने। किसने? इरावती कर्वे जी ने। अच्छा, इरावती कर्वे जी की एक फेमस बुक है, बुक का नाम क्या है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कौन सी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसमें उन्होंने भारतीय नातेदारी पद्धति का विवेचन किया है, सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया उन्होंने। ठीक है, तो ये उनकी बहुत ही फेमस बुक है, ये काफी पूछी जाती है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी बुक का नाम है? तो वो है इरावती कर्वे जी की बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो जो सही नहीं है तो वो देखो, बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, या फिर और है परंपराओं पर आधारित संरचना, डी है सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें से क्या पूछा? विशेषता सही नहीं है, संयुक्त परिवार की विशेषता सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें से राइट आंसर होगा सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो ये विशेषता नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, संयुक्त परिवार में बड़ा आकार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण भी होता है। ठीक है, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है। हाँ, और क्या है? परंपराओं पर आधारित संरचना भी होती है इसकी। लेकिन कैसे संबंध इसमें दिया? औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? अनौपचारिक संबंध होते हैं। यदि यहाँ पे अनौपचारिक होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे दे दिया औपचारिक संबंध, तो यही हमारा क्या है? इसकी विशेषता नहीं होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? तो ऑप्शन में है आईपी देसाई, बाई बी दामले, के एम कपाडिया, इरावती कर्वे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के एम कपाडिया। के एम कपाडिया जी हैं, तो वो कहते हैं, उन्होंने जब अध्ययन किया कि हिंदू भावनाएं अभी भी कैसी हैं? संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। कौन कहता है? के एम कपाडिया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत है? अब ये बताना है आपको।
कि संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है? तो ऑप्शन में देखो, पूर्णतः गलत, अंशतः गलत, पूर्णतः सही और तीनों में से कोई नहीं। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? इसमें होगा सी ऑप्शन, यानी कि पूर्णतः सही है। कैसा है? पूर्णतः सही बात है ये। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्णतः सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन की कगार पर है। निम्नलिखित में कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन में देखो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसमें से क्या बताया था कि इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो नहीं है वो हमें चूज करना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये राइट आंसर होगा। संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अगर कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो ये विघटन का कारण नहीं है, जबकि और सारे विघटन के कारण हो जाएंगे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है, तो एक तो यही कारण है। और क्या है? पाश्चात्य का लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी है। और भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, तो ये भी है। तो ये तो सारे हैं, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।